अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 नेमली केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये आज का हमारा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है वरना आमतौर पर इसको लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि डिस्कस लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जी हमने सबसे पहले क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखना है और ये है क्या, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे, मतलब पेपर प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसके अलावा हम एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन असल में है क्या, किसने पेश किया, इसमें क्या कहा जा रहा है और इसका स्कोप क्या है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमन देखना है, और जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तमाम क्लासेस के लिए और तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स हासिल करने के लिए इस चैनल को आपको करना होगा सब्सक्राइब। तो जी बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। लॉ ऑफ मास एक्शन की फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हेडिंग देनी है मार्कर से, और हेडिंग साइन लगाना मत भूलिएगा। डेफिनेशन, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स active mass. The rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, यानी कि वो रफ्तार जिसकी वजह से कोई चीज रिएक्ट करती है, कोई शय रिएक्ट करती है, उसकी जो रफ्तार होती है, स्पीड जो होती है रिएक्ट करने की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है उसके एक्टिव मैस से। एक्टिव मैस जितना ज्यादा होगा रिएक्शन की रफ्तार उतना ज्यादा होगी, एक्टिव मैस जितना कम होगा रिएक्शन की रफ्तार उतना ही कम होगी। उसके बाद जी एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन का ओवरऑल जो स्पीड होती है, रेट होता है, रफ्तार होती है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के जो एक्टिव मैसेज होते हैं उनका हासिल ज़रब प्रोडक्ट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओवरऑल रिएक्शन की रफ्तार यानी स्पीड यानी कि रेट। ये था जी लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट यानी कि डेफिनेशन। अगर आपको पेपर में कहा जाता है कि स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन या डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आप हेडिंग देंगे और ये लिख देंगे। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्या क्या करना है और कैसे करना है, तो बढ़ते हैं उसकी जानिब। फिर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है जी ऑफर्ड बाई। ऑफर्ड बाई की हेडिंग देकर आपने लगाना है हेडिंग साइन लाजमन। उसके बाद आपने बताना है कि गोल्डबर्ग एंड वैग इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपने बताना है कि गोल्डबर्ग एंड वैग पुट फॉरवर्ड दिस लॉ इन 1869, यानी कि 1869 में गोल्डबर्ग और वैग ने यह कानून पेश किया। उसके बाद फिर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है एक्टिव मैस की। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और बोर्ड के एग्जाम्स में बारीहा पूछा गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एक्टिव मैस, व्हाट इज एक्टिव मैस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मैस। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपसे एक्टिव मैस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव मैस की हेडिंग देनी है मार्कर से, और हेडिंग साइन अप्लाई करना है, और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या है, एक्टिव मैस मींस मोलर कंसंट्रेशन। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स एक्टिव मैस। ऐसे भी कह सकते हैं, या सिंपली ये भी कह सकते हैं कि एक्टिव मैस मींस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस, या फिर ऐसे कह दें। ये तो हो गई जी तारीफ। उसके बाद आपने मार्कर से हेडिंग देनी है सिंबल, कि एक्टिव मैस का सिंबल क्या है, अलामत क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सिंबल की जगह पर आप रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, या पेपर में भी कहा जा सकता है कि डिफाइन एक्टिव मैस एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। तो जी आपने फिर रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग देनी है, और फिर आपने बता देना है इट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाकर भी दिखा देनी है, या इट इज डिनोटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। अभी बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है यूनिट की, यानी एक्टिव मैस का यूनिट क्या होता है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में हमने जो चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, मोलैरिटी वाला टॉपिक, तो हमने पढ़ा था कि मोलैरिटी भी बेसिकली कंसंट्रेशन होती है, तो उसका यूनिट क्या था, मोल पर डीएम क्यूब।
तो याद रखिएगा मोलैरिटी और एक्टिव मास दोनों का यूनिट सेम होता है और क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे, इट्स यूनिट इज दिस, रीड एज मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बोथ आर करेक्ट। उसके बाद जी, क्योंकि हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने एक्टिव मास को, डेफिनेशन को भी डिस्कस करना है, सिंबल को भी और उसके अलावा उसके यूनिट को भी। उसके बाद आपने जी हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देने के बाद आपने बताना है कि कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जी एज वो क्या है, a प्लस बी डबल एरोस c प्लस डी, और ये जो एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उस पर हम लिख देंगे के एफ, और जो रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है इस पर हम लिख देंगे के आर। उसके बाद बढ़ते हैं, फिर हमने बताना है कि सपोज स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर ब्रैकेट सी एंड स्क्वायर ब्रैकेट डी आर मोलर कंसंट्रेशंस, यानी मोल पर डीएम क्यूब में, ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। यहां तक आपने बताने के बाद फिर आपने मार्कर से लिख देना है, क्या लिख देना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन की हेडिंग देनी है, हेडिंग साइन अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने लिख देना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जगह की कमी की वजह से मैंने सिर्फ लिख दिया उसका सिंबल आर एफ, अगर आप भी ऐसे भी लिख दें तो भी गलत नहीं होगा, यानी आर एफ यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, ये उनकी कंसंट्रेशंस हैं और ये उनका हासिल ज़रब, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, जो कि हम डेफिनेशन में पढ़ चुके। इससे अगला स्टेप क्या होगा, आपने अगली लाइन पर लिखना है, या जगह कम हो तो आप आगे भी लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज का साइन लगाकर, यानी इससे नेक्स्ट स्टेप है ये आर एफ एज इट इज। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करके या प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी के साइन से रिप्लेस किया जाता है तो कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाजमन अपीयर होता है। तो यहां पर भी ऐसे हुआ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव किया और किस जगह पर इक्वल का साइन लगाया तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारे पास आ गए के एफ। के एफ जो है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के एफ। इसी तरह से के आर जो है ये भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो के एफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि के एफ जो है ये है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है, के एफ को भी और के आर को भी। के एफ को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अच्छा जी, अब हमने इसको लॉक कर दिया, यानी आर एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू स्क्वायर ब्रैकेट ए इंटू स्क्वायर ब्रैकेट बी। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट, फिर हम लिख देंगे आर आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ सी एंड स्क्वायर ब्रैकेट डी इंटू, यानी कि लॉ ऑफ मैस एक्शन के मुताबिक रिवर्स रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, यानी कि हासिलात प्रोडक्ट्स उनके प्रोडक्ट्स के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिवर्स रिएक्शन का रेट, यानी आर आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ सी एंड डी। उसके बाद इसका भी हम जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल का साइन लगाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपीयर होगा, यानी के आर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। और उसके बाद ये एज इट इज आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ सी इनटू स्क्वायर ब्रैकेट डी। अब हमने इस एक्सप्रेशन को भी कर देना है लॉग। ये दो एक्सप्रेशन सी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने कर दिया लॉग। उसके बाद फिर आपने मजीद बताना है कि जब इक्विलिब्रियम हासिल होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, उसके बाद जी आपने बताना है कि ये अगर आप मार्कर से लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट के जी। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन आपने याद रखनी है और वो क्या होती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ
रिवर्स रिएक्शन, ये है जी इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन। तो आर एफ किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, यानी कि के एफ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए इंटू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ बी इक्वल्स टू आर किसके इक्वल था डियर स्टूडेंट्स, के आर इंटू स्क्वायर ब्रैकेट सी इंटू स्क्वायर ब्रैकेट डी। तो जी हम लिख देंगे यानी कि के आर इंटू स्क्वायर ब्रैकेट सी इंटू स्क्वायर ब्रैकेट डी। उसके बाद ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, के आर इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये था के एफ सॉरी। तो जी ये हो जाएगा हमारे पास के एफ ओवर के आर इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट सी इंटू स्क्वायर ब्रैकेट डी, और जी ये वाला एक्सप्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर ब्रैकेट बी उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जी ये एक्सप्रेशन इधर आकर क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड हो गया, यानी कि अब तक हमारे पास आ गया के एफ ओवर के आर इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ सी इंटू स्क्वायर ब्रैकेट डी ओवर स्क्वायर ब्रैकेट ए इंटू स्क्वायर ब्रैकेट बी। तो जी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास के एफ ओवर के आर इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट सी इंटू स्क्वायर ब्रैकेट डी ओवर स्क्वायर ब्रैकेट ए इंटू स्क्वायर ब्रैकेट बी, यहां तक हमने कर लिया था। तो फिर आपने हिंट देना है मार्कर से, इस एक्सप्रेशन को आपने कर देना है लॉग, और फिर आपने हिंट देना है कि जी के एफ ओवर के आर इक्वल्स टू के सी के इक्वल होता है। तो के एफ ओवर के आर को हमने के सी से रिप्लेस किया और ये राइट हैंड साइड एज इट इज। ये है जी हमारे पास फाइनलाइज्ड फॉर्म उस जनरल रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन की, जिस पर हमने लॉ ऑफ मैस एक्शन अप्लाई किया, उसके जरिए हमने के सी वैल्यू फाइंड कर ली। अब जी आपने मजीद फिर क्या बताना है, मजीद आपने यहां पर इस चीज को लाजमन डिस्कस कर देना है कि के सी स्टैंड्स फॉर या के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अगर फाइंड करना होगा तो वो इस तरह से होगा। ये उस जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, के सी वैल्यू वाला एक्सप्रेशन। इसके अलावा आपने मजीद ये भी बता देना है कि के एफ और के आर स्टैंड्स फॉर व्हाट, के एफ and Kr both stands for specific rate constants, specific rate constants, specific rate constants, यानी Kf stands for specific rate constant for forward reaction and Kr stands for specific rate constant for reverse reaction। उसके बाद मजीद आपने क्या बताना है डियर स्टूडेंट्स, एंड में आपने स्कोप भी डिस्कस करना है। यस आपने लॉ ऑफ मैस एक्शन के स्कोप की हेडिंग देनी है और फिर उसमें बताना है आपने कि दिस लॉ describes the relationship between active masses of the reactants and the rate of a reaction। इस तरह से it describes the relationship। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्कोप नहीं लिखते तो आपका एक मार्क, एक नंबर डिडक्ट हो सकता है, कट सकता है। तो आपने स्कोप लाजमन बताना है कि इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मैसेज, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि दो चीजें हैं, कौन कौन सी, बिटवीन एक्टिव मैसेज, it describes the relationship between active masses and the rate of reaction and the rate of a reaction। It describes the relationship between active masses
and the rate of a reaction। डियर स्टूडेंट्स, ये दो चीजें आपने लाजमन याद रखनी है कि यानी कि इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मैसेज एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और इन वीडियोस को लाजमन अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, अपने सीनियर्स जूनियर्स के साथ लाजमन शेयर कीजिए ताकि आपके लिए सदका जारिया बन सके। कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।